गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल सबका? जागृति, सब सही चल रहा? एवरीथिंग इज फाइन? यस मैम। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so we are going to study a new topic today, na? Yes, ma'am. धीमे से. Yes. आज तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए. Yes, ma'am. Ultimately हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी तक पहुंच गए हैं अब. Is it? Why you other batchmates are late always? Why they don't join on time? Don't know. तो आप लोग का सारा लास्ट क्लास का सारा फिनिश हो गया सब? एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. Cell cycle हो गया तो last class complete. सेल साइकिल हो गया है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. युग्लिना के लिए पूछ रहे थे ना प्रीतम? Yes, ma'am. Euglena का. Ma'am जो flagella. हाँ, फ्लैजिला. तो मैंने देखा, मैंने वो जैसे आई वाज टेलिंग यू अबाउट वन फ्लैजिला एंड यू वर सेइंग अबाउट टू फ्लैजिला, है ना? तो आई हैव I have researched in many more. Actually na, there is no such proof that Euglena always contain two flagella. Okay, ऑप्शन ही मिलता है तभी करना. ऐसा नहीं है कि एक लंबा होगा और एक छोटा होगा हिडन, ऐसा नहीं है. अल्टीमेटली वो दूसरा वाला जो होता है वो निकलने के लिए होता है. इनफैक्ट देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ 2 to 4 फ्लैजिला भी हो सकते हैं किसी किसी यूग्लिना की स्पीशीज में, और 1 भी रह सकता है. ओके अच्छा, अब आई गेस काफी लोग आ गए हैं, तो वी शुड ज्वाइन, वी शुड स्टार्ट. ओके, so good morning Manoj, we are going to do transport in plants. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात नहीं करनी हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी पीपल यूज. हम ट्रांसपोर्ट में हम बस यूज कर सकते हैं. क्यों? My pen is visible to you ना? अच्छा, this black screen is better or the white was better? ब्लैक मैम. Black is better? Very good then. तो हम लोग क्या क्या ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? हम बस यूज करेंगे, है ना? कार्स यूज करेंगे, या कभी कभी क्या होता है हम वॉकिंग भी कर लेते हैं. वॉकिंग करते हैं. Yes. तो इस प्लेस से उस प्लेस पे जाने के लिए हम एटीपी प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी की बात नहीं लेके आते हैं बीच में. जस्ट सिंपल करेंसी में बात कर रहे हैं कि कितनी करेंसी हमारी खर्च हो रही है. तो वॉकिंग में क्या कोई करेंसी खर्च होती है आपकी? आप वॉकिंग करते हो तो कुछ स्पेंड करते हो, कोई मनी देते हो किसी को, टिकट्स लेते हो, एनीथिंग यू डू? बताओ सब लोग. नो मैम. नो मैम. चलो, और अगर कार से जाते हैं तो कुछ पेट्रोल पे स्पेंड करेंगे. यस मैम. यानी कि अगर प्लांट की तरफ हम आ जाएं
तो वो कुछ एटीपी स्पेंड करेगा। यस। बस की बात आए तो भी हम टिकट्स लेंगे। यस मैम। यहाँ पर भी कुछ एनर्जी का कुछ यूज होने वाला है, और वॉकिंग में कोई एनर्जी नहीं लग रही है। एनर्जी हमारी लग रही है पर कोई टिकट नहीं लग रहा है इन द केस, अगर हम मॉनिटरी चीज पे आ जाए तो। अगर हम प्लांट के केस में आ जाए तो ये वॉकिंग जो है प्लांट में वो सिंपल डिफ्यूजन है। क्या है? सिंपल डिफ्यूजन, जहां पे वो कोई एनर्जी नहीं खर्च कर रहा है। अब ये होते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में अगर हम प्रॉपरली प्लांट्स के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे आ जाएं तो प्लांट्स में हमारे लिए वॉकिंग के लिए हमारे पास रोड्स हैं, है ना, और बाकी चीजें। प्लांट्स के लिए एक बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है वाटर। ठीक है, तो वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। ओके, मैक्सिमम जो बॉडी वेट किसी का भी होता है ना, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करी जाए तो उसमें बहुत सारा परसेंटेज वाटर का होता है। जैसे अगर आप वाटरमेलन की बात करते हैं, 90 to एग्जाम्पल गिवन हियर, 95%। कितना? 90 to 95%। यस, वेरी गुड, अबाउट 92% वाटरमेलन में वाटर होता है। कुछ हर्बेशियस प्लांट्स हैं, उनमें कितना होता है? बोलो दीपक। फ्यू हर्बेशियस प्लांट्स मतलब ग्रीन लीफी प्लांट्स, छोटे वाले, कैन हैव अबाउट 85 to 90% of their body weight as water. ओके, यानी इनमें जो ड्राई मास होगा वो कितना होगा? सिर्फ 10 से 15%। ठीक है, मस्टर्ड जो होती है, सरसों जो होती है आपकी, वो अपने वेट के बराबर ही वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है इन अबाउट 5 आवर्स। और जो कॉर्न होता है, मैच्योर कॉर्न, वो 3 लीटर ऑफ वाटर इट कैन एब्जॉर्ब एवरी डे। कॉर्न प्लांट की बात कर रही हूं। तो वाटर बहुत जरूरी है, इसीलिए वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। अब बात आ गई डिफ्यूजन की, पेनीलेस। अब इसी बात पे कुछ हम लोग देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। डिफ्यूजन, एनी आइडिया, एनीबॉडी? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट पार्टिकल। चलो ठीक है, अब मैं बताती हूँ। डिफ्यूजन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और ए लिक्विड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ higher concentration to an area of their lower concentration। अब इसमें एक खास बात है, ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, गैस का मूवमेंट है या किसी सॉल्यूट का मूवमेंट है। ठीक है, अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बताओ। सपोज करो
सपोज करो कि ये वाटर है, ठीक है, वाटर इज द सॉल्वेंट, और हम सबको पता है कि Solvent. वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। अब वाटर Yes, में ma'am. जो चीज तुम डालोगे ना, दैट इज सॉल्यूट। Solute. ओके, जो चीज तुम डाल रहे हो वो सॉल्यूट है, और जो उसको डिसॉल्व कर ले रहा है अपने अंदर वो सॉल्वेंट है। क्लियर, क्लियर टू एवरीबडी। पूरे चैप्टर में सॉल्यूट सॉल्वेंट Yes, आएगा, ma'am. इसी क्षण क्लियर कर लो। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड देन। तो डिफ्यूजन एक पैसिव, डिफ्यूजन की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि डिफ्यूजन इज अ पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट का मतलब एनर्जी यूज नहीं होती, एनर्जी यूज नहीं होती। यस, विदाउट यूजिंग एनर्जी। और एक और बहुत अच्छी चीज है डिफ्यूजन की कि इसमें कोई मेम्ब्रेन यूज नहीं हो रही है। समझ गए बात? अगर आप मेम्ब्रेन यूज करोगे तो क्या होगा, फ्री एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, फिर जो डिसॉल्व होने का प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, और अगर फिर भी डिसॉल्व करना होगा तब उस टाइम एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, और तब वो डिफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि डिफ्यूजन तो सिंपली एक पैसिव मूवमेंट है। क्लियर? अब जब कोई मेम्ब्रेन नहीं यूज हो रही है, तो मेम्ब्रेन, हम यहाँ पे प्लांट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डिफ्यूजन जो है डज नॉट डिपेंड ऑन एनी लिविंग सिस्टम। डिपेंड ऑन, ये नहीं बोल रहा कि लिविंग सिस्टम में नहीं होगा, जस्ट सेइंग इट डज नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम। अब इसी बात पर ये एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सपोज आपका बीकर है, एक बीकर लिया और उसमें बीकर में क्या प्रेजेंट थे, वाटर मॉलिक्यूल्स थे। और आपने रख दिया यहाँ पे a crystal of कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल रख दिया है। ओके, अब क्या होगा, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है ये ऐसे कलर के हैं, कलर चेंज कर दे रही है। नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं इसी वजह से। फिर से हम उसी बीकर में आए, ठीक। अब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन का केस तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे कैसा केस हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल रखे, यहाँ पे उसके हाई कंसंट्रेशन है, ये तो रहा वाटर, और जहां पे इसके हाई कंसंट्रेशन था वहां से कॉपर सल्फेट ने बढ़ना शुरू करा, ठीक है। तो ये होने लगा डिफ्यूजन ऑफ CuSO4। ये आपका कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, और ये तो अल्टीमेटली वाटर ही रहेगा। क्लियर? और ये डिफ्यूजन कब तक होगा, डिफ्यूजन कब तक होगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। वेरी गुड।
till an equilibrium is reached. क्लियर? ये हमने नॉर्मल वाटर को लेके बात कर ली. Come to the next case. There is a case of a gas. तो गैस कैसे मूव करती है बताओ? डिफ्यूजन से. डिफ्यूजन तो करेगी. High partial pressure to low partial. Good. High partial pressure to low partial pressure. गैस कैसे मूव करेगी? Diffuses from the region of high partial pressure to low partial pressure. Means down the pressure gradient. Down the pressure gradient. Okay. So for diffusion to take place through a membrane, जैसे भी मैंने membrane की बात करी थी, तो membrane जो अगर आप membrane लगा भी रहे हो तो वो membrane कैसी होनी चाहिए? Should be fully permeable. ऐसा होता है कहीं कि कोई membrane fully permeable रहे? होता है? बताओ. तो membrane should be fully permeable to the molecules of ions. जो उसके ions या molecules हैं उनके लिए fully permeable होनी चाहिए. तो जो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, अब हम तो मेम्ब्रेन पे ही आएंगे. सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये परमिएबल होती है, फुल्ली परमिएबल होती है. किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन किसके लिए फुल्ली परमिएबल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एंड ऑक्सीजन. ठीक है. तो इसी वजह से CO2 आना, O2 जाना बहुत ही स्मूथली होता रहता है, पैसिवली होता रहता है. ठीक है. ये चीज याद रखना कि CO2 की एंट्री और O2 का एग्जिट प्लांट से वो एक डिफ्यूजन है. ठीक है. और diffusion is more rapid in gases than liquid. ये भी याद रखना. सेल मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है गैसेस के लिए. और कौन सी गैस के लिए? ये CO2 और O2 के लिए. बस, हर चीज के लिए नहीं. जितना ज्यादा डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन में, यही तरह के कुछ सवाल पूछे जाते हैं. लार्जर द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, तो क्या होगा? अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस ज्यादा है तो क्या होगा बताओ? डिफ्यूजन ज्यादा होगा. मोर रैपिड इज द डिफ्यूजन, है ना? उतना ही फास्ट होगा डिफ्यूजन. सो अब जब कोई फर्दर मूवमेंट नहीं होगा, then it is said to reach a state of equilibrium, as I have told you. So in plants, अभी जैसे मैंने बताया, plays a very important role in intake of CO2 from atmosphere to the leaves.
during photosynthesis and loss of water vapor from the leaves during transpiration occurs through diffusion. दो चीजें, एक वाटर वेपर का लॉस और एक ये CO2 O2 वाला, ये दोनों ट्रांसपिरेशन वाला और ये सिंपली इसकी एंट्री एग्जिट, ये दोनों प्रोसेस डिफ्यूजन से हो रहे हैं। डिफ्यूजन का रेट किससे इफेक्ट होता है? टेम्परेचर। एक हो गया ग्रेडियंट ऑफ gradient, pressure, temperature. गुड, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। एक और चीज परमिएबिलिटी। अब मान लो वो एनर्जी नहीं भी स्पेंड कर रहा है, लेकिन तुमने कोई मेम्ब्रेन डाल दी तो स्लो तो हो जाएगा ना रेट। और टेम्परेचर एंड फोर्थ इज प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे बढ़ेगा डिफ्यूजन का रेट। मैम ह्यूमिडिटी। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? तो दिखाई थी ना, सेल मेम्ब्रेन दिखाई थी, ऐसी थी कुछ, कैसी थी? ऐसी थी ना। कुछ ऐसी थी। हेड कैसा था? हाइड्रोफिलिक। मतलब वाटर रिपेलेंट का अपोजिट, वाटर अट्रैक्टिव। और टेल अभी हम सिर्फ एक चीज ले रहे हैं इसमें, इसीलिए मैंने उस दिन ध्यान से सेल मेम्ब्रेन बताई थी। अच्छा, ये किसके मॉडल के अकॉर्डिंग ये चल रहा है सारा कुछ? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। Fluid किसने दिया mosaic था? model. निकोल्सन Nicholson and Singer. सिंगर एंड निकल्सन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चल रहा है। तो भाई सिंपल सी चीज है, बात यहाँ पे आ गई कि ये हो गया, इसके फॉस्फेट ग्रुप्स लगे थे, है ना, लगे थे। लिपिड था उसके एंड पे फॉस्फेट ग्रुप लगा था, तो क्या हो गई थी? हाइड्रोफिलिक हो गई थी। इधर से भी हाइड्रोफिलिक रहेगी। चलो क्लियर करना। और ये टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। अब कोई भी चीज सपोज करो बाहर है, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब वो अंदर आना चाहता है कि मैं इस मेम्ब्रेन में आ जाऊं। साइज वाइज तो सब हम छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर देख रहे हैं। अब वो मॉलिक्यूल जो है
उस मॉलिक्यूल को वाटर वाला जो एरिया है ये तो पास करा देगा, हाइड्रोफिलिक होगा अगर, क्योंकि भाई यहाँ पे यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात आ गई, या वो मॉलिक्यूल भी वाटर लविंग है तो भी वो पास करा देगा। अब बच्चों अंदर कैसे आओगे, है कोई जरिया आने का, एनी मेथड? तो यहाँ पे ये हो गया बहुत परेशान। तो क्या होगा, उसी के लिए फॉर दैट द मेम्ब्रेन्स हैव गॉट transmembrane proteins and they behave as carrier proteins। तो उनके थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन से इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन में आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। अब कुछ ये सिंपल सी बात समझा दी, अब कुछ इसकी टेक्निकल चीजें पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मींस द डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहां पर भी एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। क्लियर? सो यहां पर मॉलिक्यूल्स कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट नहीं करते हैं, जरूरत ही नहीं है ना। जरूरत है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट करने की? यहाँ पे तो बल्कि ये होगा ना, ये तो मैंने सिंपली एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दिखाई, ऐसे बहुत सारे चैनल्स होंगे जो भी आगे बताऊंगी क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो जब सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बंद हो जाएगा, है ना। तभी तक होगा जब तक कि ये सब ऑक्यूपाई ना हो जाए। तो देख लेते हैं उन्हें हम लोग। तो मॉलिक्यूल्स डू नॉट सेट अप ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, a concentration gradient should be present for facilitated diffusion to occur। लेकिन मॉलिक्यूल्स कोई कंसंट्रेशन सेट नहीं करेंगे, प्रोटीन्स कितनी है उसके अकॉर्डिंग सेटअप होगा। सो देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी सिंस द मूवमेंट इफ मॉलिक्यूल इज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बात ये वाली ये हो रही है कि सिंपल डिफ्यूजन नहीं है कि फ्रीली मूव कर गए। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल नहीं सेट कर पाते हैं का मतलब ये है कि सेट करके भी वो क्या करेंगे, जाना तो उन्हें ट्रांसमेम्ब्रेन के थ्रू ही है। हाँ, ये अलग है कि मेम्ब्रेन सेट करती है कि जिधर ज्यादा कंसंट्रेशन है उधर से वो अंदर लेके आएगी। ठीक है, यहाँ पर से आउटसाइड से इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन आना है तो उसकी जो प्रोटीन्स है वो चूज करेंगे कि किसको कैरी कराना है। तो इट इज यूज्ड मेनली टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि अंदर तो हाइड्रोफोबिक मोइटी है, बाहर हाइड्रोफिलिक मोइटी है। तो जो हाइड्रोफिलिक मोइटी होगी वो बाहर तक तो आ पाएंगे, उसके बाद रेस्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू आएंगे। अच्छा, अभी तक हमने साइज की बात नहीं करी थी, अब थोड़ा साइज की बात करो। साइज में क्या होगा, साइज ऑफ सब्सटेंस कैसा होगा बताइए। स्मॉलर साइज diffuses faster, is it so? जितना छोटा सॉल्यूट होगा उतना फास्ट वो डिफ्यूज होगा। अब एक और चीज, साइज हो गई, एक हो गई सॉल्युबिलिटी। solubility in
लिपिड्स। सो सब्सटेंसेस जिनकी हाइड्रोफिलिक मोइटी है, यानी कि वाटर की एफिनिटी है, उनके लिए तो मेम्ब्रेन से पास करना बहुत टफ हो गया, है ना। सो देयर मूवमेंट हैज टू बी फैसिलिटेटेड एंड वी ऑल नो दिस थिंग. So diffusion of these substances is through facilitated diffusion. So membrane proteins provide site for such molecules to cross the membrane. अब एक चीज होती है कि since lipids are the major constituents of the membrane, है ना, lipids है ना, पूरे में भरे हुए ये, अल्टीमेटली तो lipids ही है ना. तो substances which are soluble in lipids, वो they diffuse through the membrane faster. अच्छा, यहीं पे बता देती हूँ. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें. नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल कभी भी नहीं कराएगा फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन, एंड दिस वुड रिक्वायर इनपुट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बाद भी ये डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट. Because it will require ATP, इसलिए no net transport of molecules from low to high concentration. जब सारी प्रोटीन्स जिस समय सारी प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जितनी है, वो ऑक्यूपाई हो जाएं, तब हमें ये समझ लेना चाहिए कि उस टाइम पर रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज मैक्सिमम. अब अगर ये भी एक चैनल है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये भी है, ये भी है, अब इन सब से होने लगे, सारी फिल हो गई, इतनी मेम्ब्रेन थी हमारी, बस सब फिल हो गई, दैट मीन्स कि रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज मैक्सिमम when all the protein molecule transporters are used, means saturation. जब saturation आ जाए तो समझ लो कि rate of diffusion अपने highest पे चल रहा है. एक और चीज बहुत ही स्पेसिफिक होता है, ये नहीं कि कोई भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से चला आएगा. It allows the cell to select specific substances only for uptake. ठीक है? It is sensitive to inhibitors. ठीक है? When the protein side chain reacts with the inhibitor and makes the protein carrier inactive. तो प्रोटीन साइड चेन इनहिबिटर से रिएक्ट करके जो कैरियर प्रोटीन है अल्टीमेटली उसको इनएक्टिव कर देगी. तो इसलिए ये इनहिबिटर्स को लेके भी काफी सेंसिटिव होते हैं. सो द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉर्म चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू. तो चैनल्स और ऑफ वेरियस टाइप, ये एक अंदर एक चैनल ही बन रहा है ना जिसके थ्रू ये जा रहा है. तो दीज चैनल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप. ठीक है? सम रिमेन ऑलवेज ओपन. चैनल्स की बात कर लेते हैं. इनमें से कुछ चैनल्स दे रिमेन ऑलवेज ओपन.
Then while others are controlled and open at specific time. कुछ जो होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। जब आप थोड़ा और आगे क्लासेस में जाओगे तब आपको पता चलेगा कुछ जीटीपी लिंक ट्रांसपोर्ट कंट्रोल होता है कि कैसे गेटेड सिक्योरिटी लगी होती है। जैसे हमारे घर में गेट होता है ना, वैसे इन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्ट पे भी गेट होता है कि अब आने देना है, नहीं आने देना तो गेट क्लोज, आने देना है तो गेट ओपन। तो ये सब बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जो अंदर होती रहती हैं, किस की एंट्री हो रही है, किसकी एग्जिट हो रही है। तो channels are of various types. Some remain open always while others are controlled and open at specific time. Also, some of these channels are large enough to allow a variety of molecules to pass. The extracellular molecule get attached to the transport membrane protein, which they rotate and release the molecule inside the cell. अब सबको समझ में आ गई है ये बात। अब यहीं पर बात कर लेते हैं पोरेंस की और एक्वापोरेंस की। एनी आइडिया? कैरियर प्रोटीन्स को उसी को पोरिन बोलते हैं। पोरेंस भी एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही होती है, बट दे फॉर्म ना ह्यूज पोर इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, कहां पर होती हैं? दे फॉर्म ह्यूज पोर in the outer membrane of plastids. प्लास्टिड्स में कौन आ जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब ना। माइटोकॉन्ड्रिया and some bacteria. Okay, allowing molecule up to the size of small protein to pass through. ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, लेकिन ये इतनी बड़ी होती है, इतना बड़ा पोर होता है इसमें से कि ये अपने में से भी एक छोटी सी प्रोटीन पास करा दे। ऐसा चौड़ा सा गेट है कि इसमें से जो निकल जाए, जो मॉलिक्यूल का साइज है, साइज अबाउट स्मॉल प्रोटीन का है। कहां पर है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। ओके, अब इसी पोरिन पे कुछ ऐसे पोरिन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक्वापोरिन्स कहलाते हैं। क्यों एक्वापोरिन्स कहलाते हैं? बिकॉज एक्वापोरिन्स आर प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. They pick up a molecule from outside and then rotate and release the molecule inside. और molecule को फिर inside छोड़ देंगे लाके। किसके inside? Inside the cell. So water channel in membranes are made up of 8 type of aquaporins. बस आपके ज्ञान के लिए इतना ही काफी है, इससे ज्यादा अपना सर मत खपाइएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा एक्वापोरेंस में। बस इतना कि 8 टाइप्स। सर खपाएंगे तो एक्वापोरेंस बहुत डिफिकल्ट है, पूरा बायोकेमिकल है। तो एक्वापोरेंस भी होती हैं, तो वाटर चैनल्स होते हैं। एक्वापोरेंस मतलब वाटर चैनल्स इन मेम्ब्रेन्स, दे आर मेड अप ऑफ 8 टाइप ऑफ एक्वापोरेंस। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद जो क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, कुछ पता है?
चलो मैं बताती हूँ। ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लगी होंगी। माइक म्यूट करो अर्शिता, माइक म्यूट कर लो। तो क्या है, सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन। जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग तो ये देख रहे हैं ना कि उनके अंदर कोई भी जो जिसका हाइड्रोफिलिक मॉइटी है उसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू पास कर दे रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है? जागृति, निकिता, Yes, ma'am. यहाँ तक बात समझ में आई कि जिनकी Yes, हाइड्रोफिलिक ma'am. मॉइटी है उनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू पास कर दे रहे हैं। Yes, ma'am. मनोज क्या बोल रहा है? Just a second. मनोज से कुछ आया बट it's not clear. Anyhow, then फिर क्या है कि उनकी भी ना कुछ शर्तें होती हैं। हम कोई काम करते हैं, हमारी मम्मी कोई काम करने कहती है, काम तो बहुत ही आसान सा होता है, लेकिन हम लोग कुछ कहते हैं ना कि मम्मी ये ऐसा होगा तो ही करेंगे। तो उसी तरह से वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हैं, वो कहती हैं कि हमारे साथ किसी और प्रोटीन को लाओगे ना, हम अकेले नहीं जाएंगे, हमको अकेले बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल ही हमारे में से चलाओगे एक साथ तभी हम चलने देंगे, ठीक है। अब मान लो ये आउटसाइड था, ये इनसाइड है, तो और ये कह देते हैं कि दो मॉलिक्यूल हमारे में से चलाओगे तभी हम जाने देंगे एक साथ। तो दोनों अंदर आ गए, एक साथ आ गए, इसे कह देते हैं सिम्पोर्ट। क्या कहते हैं? सिम्पोर्ट। कभी कभी लड़ाई होती है, भाई बहन में लड़ाई होती है ना, उसी तरह से कि अगर ये निकलेगा एक आएगा एक जाएगा, समझ गए? तो क्या हो गया कि दोनों मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। सिम्पोर्ट में क्या था कि दोनों मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट Same डायरेक्शन में है, तब सिम्पोर्ट हो गया। और जब कुछ ऐसा है ना, अनबन सी है, नहीं साथ में तो रहना ही नहीं है एक जगह पे, तुम जब बाहर जाओगे तभी मैं घर के अंदर आऊंगा, वो वाली स्टेट है, Antipode. तो वो हो गया एंटीपोड। वेरी गुड। अच्छा, कुछ लोगों को किसी से मतलब ही नहीं होता है, नहीं मतलब होता ना किसी से। कुछ है बहुत पढ़ाकू बच्चे भी है, बाहर कितना शोर हो अपना करते रहेंगे काम, उसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता वाले उससे क्या हो गया कि कोई आए या कोई ना आए, हम आएंगे, हम अपना काम करेंगे, तो उससे कहते हैं यूनिपोड। क्या कहते हैं? When a molecule move across a membrane independent of other molecules, it is called unipode. ये क्या थी? ये कैरियर प्रोटीन्स थी ना। क्लियर हो गया? पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोड, ये भी पैसिव प्रोसेस है क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही तो है ये,
ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू हो रहा है, पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी नहीं खर्च हो रही कुछ भी। सिम्पोर्ट हो रहा है, एंटीपोर्ट हो रहा है, यूनिपोर्ट हो रहा है। समझ में आ गई बात? Yes, आगे ma'am. बढ़े। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट ना बड़ा फेवरेट टॉपिक है नीट के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बात वही, एनर्जी का खर्चा है ना। मतलब एनर्जी का खर्चा कब होगा? जब बड़े आराम से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कोई चीज चल रही थी, तो क्या एनर्जी खर्च हो रही थी? नहीं खर्च हो रही थी। No, ma'am. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू चल जा रही थी तो भी नहीं चल रही हो रही थी खर्च कुछ, है ना। अच्छा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू भी यहाँ पे था कि कंसंट्रेशन दूसरी तरफ मॉलिक्यूल डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन डिसाइड करती है अल्टीमेटली कि यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तभी वो अंदर लेके आएगी, या तभी अंदर का अगर कोई बात हो रही है तो अंदर से बाहर लेके जाएगी। कंसंट्रेशन पे डिपेंड इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वहां पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यूज हो रही है। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो गई बात? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन का मूवमेंट है, ठीक है। मतलब it's the movement of any molecule, any substance through the cell membrane that requires energy. So it is always against the concentration gradient, that is from low concentration to high concentration. So there are two factors which influence the movement of ions. दो factors, एक तो वही आपका कंसंट्रेशन ऑफ आयंस हो गया, ये लो टू हाई की तरफ, दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा या ग्रेडियंट होगा। मेम्ब्रेन पे भी सुनते हैं ना हम अक्सर कि मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी पता है हमको, मैग्नेट से भी तो पता है, कुछ आइडिया है ना कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, जो अनलाइक होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि दे आर अट्रैक्टेड ठीक है। सो the ions move according to the combined effect of above set factors, जो मैंने अभी बता दिया आपको। these factors, ये concentration of ions, electric charge, कि ions move according to these factors, concentration of ions and electric charge और gradient। तो इस चीज को कहते हैं एक इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट। मेन बात रहेगी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज, जिसकी वजह से बनेगा एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो सम मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज कैरियर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर भी कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स के तरीके से
काम करेंगी। अगेंस्ट चार्ज जाना है, यहाँ पे अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जाना है, एंड ट्रांसपोर्ट द सबस्ट्रेट टू द अदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ये मैं लिख दे रही हूँ। लिख दे रही हूँ। ओके, अब इसमें कुछ जो काम की चीजें हैं ये लिख लिया है। यस मैम। चलो, जो काम की चीजें हैं वो क्या है? सबसे पहले इट यूज एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल्स। दूसरी, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। ठीक है, दैट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। तो इस चीज को कहते हैं अपहिल। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये कैसा ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक अपहिल ट्रांसपोर्ट है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। ठीक है, दैट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एन अपहिल ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन कैसा था? डाउनहिल था। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक अपहिल है, कैरीड बट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। Transport reaches a maximum when all transport proteins are used or saturated like enzymes। तो कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं वो भी बहुत इनकी स्पेसिफिक होती हैं। In what they carry across the membrane, the proteins are sensitive to inhibitors as the inhibitor react with the protein side chain and make them active। यहाँ तक जो बात हो रही थी अभी जो मैंने बताया था, ये आ रहा था जब आपका ये कंसंट्रेशन ज्यादा था तब ये अंदर की तरफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लेके आ रही थी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में तब कोई एनर्जी खर्चा हो नहीं रही थी। इसी चीज को ये पलट दिया गया है एक्टिव प्रोसेस में। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी यूज हो रही है अंदर की तरफ से। जब ऊपर कोई चीज जा रही है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वाले में, जब एनर्जी यूज कर रही है, अगेंस्ट ग्रेडियंट काम कर रही है, एक अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वही आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ओके, इसका एक एग्जाम्पल है ना, सोडियम पोटेशियम पंप। जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, सो दे मेंटेन अ डिफरेंस in their ionic concentration of outside and inside of the cell membrane। so most common है उसमें से सोडियम और पोटेशियम। in this pump energy is derived through ATP। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमको पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो ATP का तो खर्चा होगा ही इस पंप को चलाने के लिए। इस पंप में क्या होता है कि 3 सोडियम के आयंस और
2 पोटेशियम के आयंस, ठीक। 3 सोडियम के आयंस, ये पंप होते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, और ये क्या होते हैं, उसके बदले में 2 पोटेशियम के आयंस पंप इनसाइड द सेल होते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जब 3 बाहर निकल रहे हैं तो so the cells have higher sodium ions concentration outside than inside the cell. तो सेल के पास आउटसाइड द सेल में ज्यादा सोडियम होगा और इनसाइड में कम होगा, तब वो 3 सोडियम बाहर निकालेगा और 2 पोटेशियम अंदर लेके आएगा। सोडियम पोटेशियम पंप जो चलता है, तो इस वजह से वो अंदर से भेज रहा है ना बाहर, तो एटीपी का स्पेंड करेगा। तो एक सोडियम पोटेशियम पंप भी एक अपहिल ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अभी मैंने समझा ही दिया कि समझो ऑपोजिट है एकदम एक दूसरे का, बस मेम्ब्रेन का यूसेज हो रहा है। तो सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों के बीच में? सो इन बोथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, the proteins in the membrane are responsible. Since these transport molecules are proteins, they show some characteristics. क्या characteristics? सबसे पहली चीज कि वो प्रोटीन जो होगी वो बहुत ही सेलेक्टिव होगी, और जैसे मैंने पहले बताया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कि जब सारी फिल हो गई तब एक सैचुरेशन का पॉइंट आ जाएगा, सो दे गेट सैचुरेटेड। इनहिबिटर्स को रिस्पॉन्स करेंगी, एंड क्योंकि एक प्रॉपर एक सिस्टम की बात हो रही है, लिविंग सिस्टम के अंदर ये चीज हो रही है, जैसे मैंने बताया था कि आगे जाके हायर क्लासेस वाली बात, तो वही चीज कि दे आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशंस। ओके, डिफरेंस क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन का? डिफ्यूजन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस पूछ रही हूँ। फिर से बोलो, जोर से बोलो, स्पीक अगेन बेटा। कोई और बताए? सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जी मैम, उसमें वो प्रोटीन होते हैं, स्पेशल प्रोटीन होते हैं, उसमें नहीं होते। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट एटीपी की जरूरत होती है, उसमें नहीं होती। गुड मैम, वो डाउन हिल प्रोसेस होता है और ये अपहिल प्रोसेस होता है। गुड। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकता है और डिफ्यूजन बोथ डायरेक्शन में हो सकता है। इसमें सैचुरेशन भी आती है, उसमें नहीं आती। अच्छा, लेकिन इक्विलिब्रियम उधर भी आता है। इसमें सैचुरेशन इसलिए मतलब कि प्रोटीन एक सैचुरेट हो गई, प्रोटीन यूज हो रही है, इसलिए सैचुरेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, वहां पे भी इक्विलिब्रियम तक ही काम होगा। ये सेलेक्टिव है, वो सेलेक्टिव नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक रैपिड प्रोसेस है, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। एनर्जी यूज हो रही है, डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं यूज हो रही है ना। और वो दोनों में चल सकता है, डाउन भी चल सकता है कंसंट्रेशन के और अगेंस्ट भी चल सकता है, लेकिन डिफ्यूजन ओनली डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है। ठीक है, अब प्लांट वाटर रिलेशंस पे आते हैं हम लोग। जब तक आप लोग इतना जो है उससे रिवाइज करिए। आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स, आपको पढ़ाती हूँ प्लांट वाटर रिलेशन।
So everybody is back. सब लोग आ गए? Yes. चल प्लांट वाटर रिलेशंस पढ़ते हैं। प्लांट वाटर रिलेशंस में क्या क्या आ जाएगा? बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे। एक तो आपका वाटर पोटेंशियल वाला आएगा, ठीक है, और आप पढ़ोगे ऑस्मोसिस, और आप पढ़ोगे प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, टर्गर प्रेशर, इनहिबिशन, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, ये सब पढ़ोगे। इनहिबिशन पढ़ोगे, ये सब चीजें पढ़ोगे। तो हम लोग देखते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है बताओ कोई? नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। बच्चे थोड़े से वाटर पोटेंशियल में हो जाते हैं। वाटर पोटेंशियल क्या होता है मैं बताती हूँ। ये प्लांट और वाटर की एक रिलेशनशिप है। जैसे बताया कि बहुत सारे प्रोसेसेस में वाटर यूज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स जरूरी हैं, पहले वो टर्म्स देख लो। एक तो वाटर पोटेंशियल, जो ये है, इसे किससे डिनोट करते हैं? जाई, ठीक। एक और चीज आती है, वो है सॉल्यूट पोटेंशियल। उससे डिनोट करते हैं ये। और एक और चीज है, वो है प्रेशर पोटेंशियल, ठीक। इसको भी ऐसे डिनोट करेंगे। समझ गए तुम लोग ये बात? तो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है ना। वाटर के मॉलिक्यूल के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तभी तो वो इधर से उधर भागते फिरते हैं। तो जब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं या अपने गैसियस फॉर्म में होते हैं, दे आर इन रैंडम मोशन, दैट इज बहुत ही रैपिड और बहुत ही कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। तो जितना ज्यादा किसी सिस्टम में वाटर होगा, जितना ज्यादा उस वाटर का कंसंट्रेशन होगा उस सिस्टम में, जितना ज्यादा वाटर का कंसंट्रेशन, यानी कि उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल। समझ में आई? जिस सिस्टम में जितना वाटर, ज्यादा वाटर तो उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल, ठीक है। The greater the concentration of water in a system, the greater is its kinetic energy और वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो इससे क्या मतलब, एक बात समझ में आई तुम लोग को कि हमने कहा कि जितना ज्यादा वाटर पोटेंशियल है, जितना ज्यादा वाटर का कंसंट्रेशन है, उतना ही ज्यादा वो आराम से मूव कर पा रहा है, यानी उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी है। दैट मीन्स कि उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल है। जितना कंसंट्रेशन ज्यादा, उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल। अब अगर हम उसमें कोई चीज मिक्स करेंगे
तो इसका मतलब ये होगा कि कंसंट्रेशन में कुछ फेरबदल हो रहा है, कुछ कमी आ रही है। भाई कोई चीज अगर 100% है किसी बॉक्स के अंदर, तो कोई दूसरी चीज आएगी, इसका तो कुछ परसेंटेज कम होगा ना। एक ही बॉक्स है, ये 100 की कैपेसिटी रखता है, ठीक। यहाँ पे अभी तक के 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के थे, तुम्हें 2 मॉलिक्यूल किसी और चीज के लेके आने होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ वाटर के हटाओगे, 98 करोगे वाटर को, तभी तो लेके आओगे। यस मैम। है ना। तो क्या हो जाएगा, वाटर का कंसंट्रेशन कुछ कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई जब 100 पे वाटर था तो ज्यादा कंसंट्रेशन था, यानी कि उसका ज्यादा वाटर पोटेंशियल था। और वही जब वाटर 98 पे हो गया तो उसका वाटर पोटेंशियल कुछ कम हो गया कम। तो जब उसका वाटर पोटेंशियल कुछ कम हो गया तो किसकी वजह से कम हुआ, कि तुमने सॉल्यूट को मिक्स किया, है ना। तुमने सॉल्यूट को मिक्स किया, इस वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो गया। अब चलो हम लोग और आगे फर्दर देखते हैं। अच्छा, जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो कैसे वाटर मूव करेगा वहां पे। जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो वाटर भी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में मूव करेगा, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, है ना। तभी तो भाई यहाँ ऑलरेडी अगर 100 का पैकिंग है तो 101 तो नहीं आ पाएगा ना, 98 भले हो जाएगा। 98 होने के लिए इधर कम कंसंट्रेशन था, तभी तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा था। तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की मूवमेंट है। यहाँ पे भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की बात है, बस कंसंट्रेशन है वाटर की, ठीक है। तो water will move from the system containing water at higher water potential to one having low water potential. So this process of movement of substances down a gradient of free energy is called diffusion, ठीक। तो वाटर पोटेंशियल आपने Psi से डिनोट कर दिया, और अगर उसे प्रेशर में डिनोट करें तो पास्कल में आएगा। तो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, कोई प्रेशर नहीं है, तब उस टाइम वाटर पोटेंशियल इज टेकन एज 0। इफ सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व, अभी जो हम डिसॉल्वेशन की बात कर रहे थे, ये इज डिसॉल्व इन प्योर वाटर, द सॉल्यूशन हैज फ्यूवर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। अब कुछ कम हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री, एंड द कंसंट्रेशन फ्री एनर्जी का या ऑफ वाटर का डिक्रीजेस, reducing its water potential. So hence all solutions have a low water potential than pure water. जितने सॉल्यूशंस होते हैं उनमें सॉल्यूट की मिक्सिंग होती है। सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, उसमें सॉल्यूट होता है, और इस पूरे को आप सॉल्यूशन कहते हो। अब मान लो यहाँ पे वाटर था, जैसे बताया, उसमें तुमने कोई सॉल्यूट डाला तो वाटर के तो मॉलिक्यूल्स कम हो गए, फ्री एनर्जी कम हो गई। तो फ्री जो नॉर्मल वाटर था, सॉल्यूट की मिक्सिंग के बाद अब वही अगर सोल्यूशन के तौर पे आप ले रहे हो तो उसकी नॉर्मल वाटर से कम होगी। So if some solute is dissolved in pure water में कोई solute dissolve कर दिया जाए तो solution has fewer free water molecules and the concentration of water decreases, reducing its water potential. Hence, all solutions have a lower water potential than pure water. So magnitude of this lowering due to dissolution of a solute is called solute potential.
जो लोअर हो रहा है सॉल्यूट के डिसॉल्व होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल। तो फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल इनटू सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होगा। So the more atmospheric potential, the more solute molecules, the lower the negative is the solute potential. जितना ज्यादा आप solute डालते जाओगे उतना ज्यादा solute potential negative होता जाएगा। So for a solution at atmospheric pressure, water potential is equal to solute potential। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करी जाए, क्योंकि सॉल्यूट कम होता जाता है, तो वाटर पोटेंशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mmHg मर्करी लेवल से, तो वहां पर वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल है। सो इफ अ प्रेशर, अब हम एक बात कर दे कहीं पे कि प्रेशर भी अप्लाई कर दे, तो प्रेशर अप्लाई करने से वाटर का या सॉल्यूशन का पोटेंशियल बढ़ता है कोई भी चीज प्रेशर देने से। सो इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे अगर आप आउटसाइड से कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। यही चीज जो वाटर पोटेंशियल को बढ़ाएगी उस चीज को आप बोलोगे प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, दो इन प्लांट्स negative potential or tension in the water column in the xylem plays a very important role in water transport up stem। अच्छा, प्रेशर पोटेंशियल को ये Xi और P से डिनोट कर रहे हैं। तब अगर एक सेल की बात करें हम, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। दोनों के पोटेंशियल से ही वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल से भी और प्रेशर पोटेंशियल से भी, दोनों के पोटेंशियल से वाटर पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो एक सेल में वाटर पोटेंशियल क्या होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये दोनों का इक्वल जो होगा वाटर पोटेंशियल होगा। सो वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो रिलेशनशिप उनकी ये हो जाएगी, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये इक्वेशन याद रखना, इस पूरी स्टोरी का सार यही है। इसके बाद आती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या हुआ कि प्लांट में तो सेल मेम्ब्रेन रहेगी, है ना, प्लांट में तो सेल मेम्ब्रेन रहेगी। ऑस्मोसिस भी यही, अभी जो प्रेशर पोटेंशियल और ये सॉल्यूट पोटेंशियल पढ़ाया गया वो इसी के लिए पढ़ाया गया कि प्लांट सेल नहीं रहेगा, उसमें सेल मेम्ब्रेन रहेगी, सेल वॉल रहेगी। सेल वॉल जो होती है फ्रीली परमिएबल होती है वाटर के लिए और सब्सटेंसेस के लिए जो सॉल्यूशन में है, तो वो कोई बैरियर नहीं है मूवमेंट में सेल वॉल। तो इन प्लांट्स द सेल यूजुअली कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल।
प्लांट सेल में देखा था ना, एक बड़ा सा वैक्यूल था, उसमें भरा रहेगा सेल सैप, सेल सैप रहेगा, और आउटसाइड तो वॉल एकदम फ्रीली परमिएबल है इन सब चीजों के लिए, कि आओ जाओ फर्क नहीं है उससे, सब्सटेंसेस सोल्यूशन के वाटर में जो आ रहे हैं। तो सेल यूजुअली कंटेन्स अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल whose contain cell vacuolar sap, sorry, वैक्यूलर सैप, ये कंट्रीब्यूट करेगा सॉल्यूट पोटेंशियल। इसमें जो रहेगा एक्चुअली ये एक तरह से सॉल्यूट पोटेंशियल का काम करेगा। तो सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ, ये जो सेल की मेम्ब्रेन हुई और जो ये मेम्ब्रेन हुई वैक्यूल की, इसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही दे टुगेदर आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन और आउट ऑफ द सेल। अब ऑस्मोसिस पे आते हैं कि ऑस्मोसिस इज द टर्म यूज्ड टू रिफर specifically to the diffusion of water across a differentially or selectively permeable membrane। अभी जो वाटर पोटेंशियल पढ़ाया गया वो इसी वजह से कि वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है, तो ऑस्मोसिस में भी ये होता है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। Osmosis occurs spontaneously in response to driving force. The net direction and rate of osmosis depends on both जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा उसके ऊपर भी, और प्रेशर कितना अप्लाई किया जा रहा है इसके ऊपर भी। तो वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ, ऑस्मोसिस क्या है कि वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल या हायर कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल या फिर लोअर पोटेंशियल till an equilibrium is reached. At equilibrium, the two chambers should have nearly the same water potential. अब अगर यहाँ पे दो चैम्बर की बात हो रही है, ये सॉल्यूट, ये वाटर, और ये बीच में पड़ी हुई है जब हम लोग छोटे थे तो हम ऑस्मोसिस को कुछ इस तरह से पढ़ा करते थे कि ऑस्मोसिस एक ट्रांसपोर्ट होती है, जो तुम लोग को भी याद होगी डेफिनेशन, जैसे डिफ्यूजन पढ़ते थे ना किसी भी चीज का सॉल्यूट के टर्म में, कि हाई कंसंट्रेशन से सॉल्यूट मूव करता है लो कंसंट्रेशन के थ्रू विदाउट एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसे हम लोग पढ़ा करते थे डिफ्यूजन, है ना। और उसी का ऑपोजिट हम लोग ऑस्मोसिस याद कर लिया करते थे फ्रॉम, बस यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल देते थे और सॉल्यूट के टर्म में पढ़ते थे कि फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसे तो याद करते थे डिफ्यूजन को, ऑस्मोसिस को। कौन कौन एग्री कर रहा है मेरी बात, है ना? ऐसे ही याद करते थे ना, बस उल्टा कर देते थे डिफ्यूजन का कि फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बात आज भी वही है, बस दूसरे टर्म्स में सिखा दिया जा रहा है आपको कि भाई लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन रहेगा जब किसी चीज में, तो अल्टीमेटली वहां पे वाटर पोटेंशियल हाई रहेगा ना, यस मैम, है ना? यस। और वो अपने
कैसे मूव कर रहा है, डाउन द ग्रेडियंट मूव कर रहा है वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में, लो वाटर। इससे क्या कहा जा रहा है कि ऑस्मोसिस बेसिकली वाटर का डिफ्यूजन है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है आपको थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। बस आपको समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ? ऑस्मोसिस है वही जो हमने पढ़ा है, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब उसी चीज को, अब एक होता है ना कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, बात तो वही आनी है। तो उसी चीज को दूसरे लफ्जों में आपको समझाया जा रहा है कि वाटर का कंसंट्रेशन हाई है ए वाले कॉलम में, और बी वाले में क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर का कंसंट्रेशन लो है। बस ये चीज समझाई जा रही है। तो वाटर का कंसंट्रेशन लो तभी होगा जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होगा, और वही बात हमारी वाली ही फिर साबित होगी, फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, है ना। और इनकी वाली बात भी कि फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू, जो आपकी एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है कि फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, क्योंकि वाटर का पोटेंशियल तभी लो होगा जब उसमें सॉल्यूट की मिक्सिंग ज्यादा होगी। जो अभी मैंने वाटर पोटेंशियल समझाया वो यही तो समझाया कि तभी वाटर का पोटेंशियल कब होता है जब सॉल्यूट को मिक्स कर दो, और फ्री वाटर जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं है उसका सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल होता है, और वो अपने कंसंट्रेशन से डाउन द ग्रेडियंट बढ़ता है। तो यहाँ पे मान लो ऐसा वाटर था जिसमें कम सॉल्यूट थे, और इधर वाले साइड में ऐसा वाटर है जिसमें ज्यादा सॉल्यूट है, तो वाटर मूव करेगा ए से बी की तरफ, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। और हमारी बात फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यही हो गई ऑस्मोसिस। बीच में रिक्वायर है एक मेम्ब्रेन, बस इतना ही है। समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई अभी तक के? सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल across a semi-permeable or selectively permeable membrane is known as osmosis. अब मैच्योर प्लांट में जैसे मैंने बताया कि एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, तो उसमें एक सैप भरा होगा, वैक्यूलर सैप, तो वो क्या कहलाएगा? एक टोनोप्लास्ट है। वैक्यूलर मेम्ब्रेन जो है वो टोनोप्लास्ट है। तो वैक्यूलर सैप सॉल्यूट पोटेंशियल को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने लगा, और जो टोनोप्लास्ट है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों ही सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, और सेल जो है, सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन परमिट्स द पैसेज ऑफ सम सब्सटेंसेस बट नॉट द पैसेज ऑफ ऑल। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल across a semi-permeable or a selectively permeable membrane is known as osmosis. So osmosis can be regarded as special kind of diffusion of water molecule from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration. जो बात मैं आपको बता रही हूँ इतनी देर से, that is from dilute solution to concentrated solution through a semi permeable membrane. बात क्लियर हो गई? अब वो फैक्टर्स जिनके ऊपर ऑस्मोसिस डिपेंड करता है, कुछ फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? टेम्परेचर, प्रेशर, concentration gradient, ठीक है। टेम्परेचर क्या करेगा? अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, एक चीज का ले लें, एक वेरिएबल कंडीशन है कि टेम्परेचर को चेंज करना है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपने ले ली, तो आपका प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे। तो व्हेन अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट separates the pure water
on two sides, each being at a different temperature. The molecules of water will move from the region of higher temperature to the one at the lower temperature. तो हाई टेम्परेचर पे आपका ऑस्मोसिस फास्ट होगा. क्लियर? क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा. ओके. अब दूसरा टर्म जब हमें प्रेशर की बात करनी है, तो प्रेशर में हम क्या करेंगे, अभी हम चेक कर रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही लगते हैं, हर कंडीशन वेरिएबल नहीं रखी जाती है. अब की बार हमने क्या करा, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट व्हेन वाटर ऑन द टू साइड इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट प्रेशर्स. अब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया और दोनों साइड, दोनों तरफ ए और बी में अलग अलग हमने प्रेशर लगा दिए. तो वाटर मॉलिक्यूल विल डिफ्यूज फ्रॉम, सबको पता होगी ये बात, अभी मैंने वाटर पोटेंशियल में बताया था, जो हाई प्रेशर साइड टू लो प्रेशर. हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाटर का मूवमेंट होगा. अब कंसंट्रेशन की बात करें, when pure water is separated from a region of given strength, for example 1% सुक्रोज सोल्यूशन डाल दिया हमने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम प्योर वाटर टू सुक्रोज सोल्यूशन. अब जैसे ये दो चैम्बर्स रखे, यहाँ पे प्योर वाटर रखा और यहाँ पे जो रखा वहां पे, ये तो वाटर ऐसे लाइन से डिनोट कर दे रही हूँ वाटर को, और ये बॉल्स जो है ये सुक्रोज को डिनोट कर रही हैं. सुक्रोज क्या है, तुम्हारी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूटेस, ये शुगर होती है, सिंपल शुगर. तो यहाँ पे क्या होगा, जिधर सुक्रोज होगा तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूट मिक्स हो चुका है इस वाटर में, तो इधर का वाटर पोटेंशियल कम होगा, और जिधर खाली नॉर्मल वाटर रखा हुआ है बिना किसी मिक्सिंग के, है ना, कोई सॉल्यूट नहीं मिक्स है, तो उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा. तो क्या होगा, जिधर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा उधर की तरफ से वो मूव करेगा ना, जिधर वाटर पोटेंशियल कम है. तो अब कह रहे हैं कि when pure water is separated from a solution of a given strength, for example ये 1% सुक्रोज solution है, by a semi permeable membrane, ये वॉल जो है ये डिनोट कर रही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को. तो the water moves from pure water to sucrose water, that is from a region of higher concentration to the region of their lower concentration. ये बात क्लियर हो गई. ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम तक लेके जाएंगे. सो इफ सॉल्यूट इज अलाउड, इट विल मूव फ्रॉम सुक्रोज सॉल्यूशन टू प्योर वाटर, बट सेमी परमेबल. अब क्यों वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में ये बात पढ़ाई जा रही है, हम जब बचपन में पढ़ते थे हम कह देते थे ना, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ये बात तो कहते थे. आज जब बड़े हो गए हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम ये सारी बातें ऑस्मोसिस वाटर पोटेंशियल के टर्म में कर रहे हैं. अब क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इफ सॉल्यूट अगर हम अलाउ कर दें मूवमेंट के लिए, इट विल मूव फ्रॉम सुक्रोज सोल्यूशन टू प्योर वाटर, है ना, तब ऐसे तो मूव करने लगेगी. बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ इट, and hence the movement of the solvent occur. ठीक है, इसीलिए वाटर का ही मूवमेंट उधर की तरफ होगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इस चीज को अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि हमें तो अभी एक लिविंग सिस्टम की बात करनी है ना, इसलिए हम वाटर पोटेंशियल के टर्म में बात करेंगे. ये समझ में आया ऑस्मोसिस? यस मैम. वेरी गुड. अब इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट सेटअप वो सब लगा के, क्रिस्टल फनेल वाले लगा के
वो सब तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको तो नॉर्मली समझ में आ गया होगा ना कि प्रेशर अप्लाई करा तो क्या अप्लाई करा। अब दो चीजें होती हैं, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। ऑस्मोसिस सबको समझ में आई बात कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ कोई चीज आ रही है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, अब सेल्स एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द सेल बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड इज नॉट सेम। However, when the cells are kept in different concentration, there is an inward or outward movement of water. आपकी एनसीईआरटी भी उसे बताती है। एनसीईआरटी में आ जाता है इन सब चीजों के लिए प्लाज्मोलिसिस और ये सब टाइप की चीजें बताई जाती हैं। एंडोस्मोसिस का मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन when the cell is kept in hypotonic solution or less concentrated or dilute solution। जब सेल को हम ऐसे, ये है कोई सेल है और जो इसके बाहर सोल्यूशन है वो सोल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। बाहर में जो सॉल्यूशन है वो लेस कंसंट्रेटेड है इन कंपैरिजन टू इनसाइड ऑफ द सेल। वाटर पोटेंशियल में क्या होता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ बढ़ेगा। तो जब सेल के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट की बहुत ज्यादा मिक्सिंग है। सेल के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट की बहुत ज्यादा मिक्सिंग है ना, ज्यादा सॉल्यूट है ना, ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट आप मिक्स करते हो उतना कम आपका वाटर पोटेंशियल होता जाता है ना। जब उतना कम वाटर पोटेंशियल अंदर है सेल के अंदर और बाहर में क्या है, ये वाटर पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि सॉल्यूट की मिक्सिंग कम है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो क्या होने लगेगा, वाटर पोटेंशियल तो अपने हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है ना। तो क्योंकि यहाँ पे लेस वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल था और सेल के अंदर लेस वाटर पोटेंशियल था, तो इस वजह से वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर आउटसाइड से इनसाइड द सेल आने लगेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। और एंडोस्मोसिस अल्टीमेटली एक और कंसंट्रेशन चीज पे ले जाएगा, वो ले जाएगा टर्जिडिटी के ऊपर, है ना। सेल टर्जिड हो जाएगी कि नहीं, क्यों, एवरीबडी इज नॉट एग्रीइंग। यस भाई जब बहुत ज्यादा पानी आएगा सेल के अंदर घुसेगा अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ वाटर, तो अल्टीमेटली सेल विल बिकम टर्जिड ना। यस मैम, यस मैम, वेरी गुड। अब एक्सोस्मोसिस पे आते हैं। एक्सोस्मोसिस का मतलब, एक्सोस्मोसिस मतलब होता है आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन द सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक और मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रोल क्या, तुम सोचो मैम मेम्ब्रेन नहीं डालने के, अरे भाई इसकी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मौजूद ही है ना सेल में, वो तो सेमी परमेबल है। यस मैम, तो ये लगा दिया हमने एक सेल, अब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सेमी परमेबिलिटी का काम किया। यहाँ पर सेल के अपने अंदर जो भी सॉल्यूट्स थे वो है, ठीक, सेल सैप है उसके अंदर। बाहर जो तुमने सोल्यूशन डाला वो क्या कर दिया,
हाइपरटोनिक कर दिया। हाइपरटोनिक का मीनिंग क्या हुआ? हाई कंसंट्रेशन। एक सेकंड भाई, एक कंसंट्रेशन हाई हो गया, हाई कंसंट्रेशन है ना। अब हाई कंसंट्रेशन जब होगा तो क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन है, इसका मतलब इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो हमारे सेल के कंपैरिजन में ज्यादा सॉल्यूट मिक्स है ना, ज्यादा सॉल्यूट मिक्स है, तो फिर जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कम होगा हमारे सेल के वाटर पोटेंशियल के कंपैरिजन में, है ना, कम होगा। तो जब उसका कंसंट्रेशन कम होगा सोल्यूशन का और हमारे सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वाटर पोटेंशियल, तो भाई जो अंदर का भी पानी होगा ना वो बाहर निकलने लगेगा, तो उसे कहते हैं एक्सॉस्मोसिस होना। और एक्सॉस्मोसिस जब होगी तो सेल आपका जो होगा वो हो जाएगा फ्लैसिड। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यस मैम। फिर से बोलते हैं एंडोस्मोसिस की डेफिनेशन। एंडोस्मोसिस refers to inward movement of water through the semi-permeable membrane when the cell is kept in a hypotonic or less concentrated or dilute solution. Endosmosis. So the cell tends to swell up due to inward flow of water or endosmosis. So pressure of water inside changes the shape of the cell. So this leads to turgidity in the plant cells और एनिमल सेल्स तो बस्ट कर जाते हैं एंडोस्मोसिस की सिचुएशन में, ठीक है। एनिमल सेल में बस्ट अंडर एंडोस्मोसिस। जो लिट्यूस की लीव्स होती हैं, लिट्यूस प्लांट एक होता है, तो उसकी जो विल्टेड लिट्यूस लीव्स ली जाए व्हेन केप्ट इन कोल्ड वाटर absorb water through endosmosis and become turgid and crisp. The raisins also when kept in water swell due to endosmosis. जो मुनक्का या किशमिश रात भर अगर पानी में भिगा के छोड़ देते हैं तो क्यों? क्योंकि उनमें होती है एंडोस्मोसिस। अभी तुम लोग चने को इससे कंपेयर मत करना, उसमें होता है कुछ और, वो मैं बताऊंगी अभी। एंडोस्मोसिस हो रही है आपके रेजिन्स में क्योंकि उनका कंसंट्रेशन कैसा है बताओ? चेंज है कुछ कंसंट्रेशन का, इसी वजह से हो रही है, ठीक है। तो रेजिन्स आल्सो व्हेन केप्ट इन वाटर स्वेल ड्यू टू एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस की बात करी जाए, इट रिफर्स टू द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन when the cell is kept in hypertonic or more concentrated solution. The water flows out of the cell due to exosmosis. As the cell loses water, it leads to shrinkage of the cell. So plasmolysis in plant cell is due to exosmosis. अब और ज्यादा निकलता चला गया, अल्टीमेटली निकल ही गया बिल्कुल ही, तो सेल श्रिंक हो जाएगा, तो अल्टीमेटली प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी। श्रिंक होके सेल कैसा दिखेगा? ऐसे, ये है, और यूं करके कुछ सेल श्रिंक हो गया, सारा इसका वाटर बाहर निकल चुका है, ये हो जाएगी आपकी प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। अब क्या है कि जब आप कॉमन सॉल्ट लो और उसको ग्रास की रूट्स पे डाल दो, नमक लो और ग्रास की रूट्स पे डाल दो, तो मेक्स द सॉइल वाटर hypertonic. Hence grass loses water due to exosmosis and this will kill the grass cells. अच्छा, when you कभी कभी हम प्लांट्स लगाते हैं, मान लो बड़े शौक से हम गुलाब के पेड़ लेके आए और बहुत हमको आज तो हम इतना अपने घर में रोज प्लांटेशन कर लेंगे कि अब कल ही से फूल आना शुरू हो जाएंगे, इतना खुशी होती है ना कोई नया प्लांट लगाओ तो उससे खुशी खुशी में खूब फर्टिलाइजर भी डाल देते हैं हम, है ना,
खूब सारा फर्टिलाइजर भी डाल देते हैं। अब भैया खूब फर्टिलाइजर डाल दिया तो क्या होगा, soil water will become hypertonic and this will cause the plasmolysis of plant cell and the plant will die. नेक्स्ट डे क्या देखते हैं कि गुलाब एकदम मुरझाया हुआ है। ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ तो हुआ है भाई। ये खूब खुशी में फर्टिलाइजर डाला और नेक्स्ट डे प्लांट एकदम यूं झूल गया। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सोस्मोसिस हो गई थी और फिर प्लाज्मोलिसिस हो गई थी। अच्छा, ग्रेप्स लो और उसको एक स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन में डाल दो। ग्रेप्स मीठे होते हैं, उसके बाहर जो तुमने सोल्यूशन रखा, जो वाटर रखा, अगर वो तुम ग्रेप्स को या रेजिन्स की बात जैसे कर रहे थे, अगर नॉर्मल वाटर में रखते हैं तब तो वो एंडोस्मोसिस कर लेते हैं क्योंकि अंदर में सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, यानी कि वाटर पोटेंशियल कम है और बाहर जो पानी है उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसमें एंडोस्मोसिस हो जा रही थी। वैसे ही लेकिन अब अभी ग्रेप्स की नॉर्मली हम बात करें, क्योंकि ग्रेप एक प्रॉपर लिविंग सेल है, रेजिन्स तो फिर भी थोड़ी सूखी हुई होती हैं ऑलरेडी, इसलिए उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता कि जो ग्रेप्स है वो आप क्या करो, स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन में डाल दो, जितने ग्रेप्स मीठे हैं उनसे ज्यादा। तो बाहर क्या है कि बाहर अब ज्यादा हो गया, तो यानी कि बाहर का वाटर पोटेंशियल अब कम हो गया, तो बाहर का जब वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो अंदर से वाटर बाहर ऊज आउट होने लगेगा, तो श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स हो जाएगी एंड देन क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा ग्रेप से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग hypertonic solution outside the grapes. So till here everything clear to everyone? Yes ma'am. चलो, तो osmotic potential, osmotic pressure, tell the pressure properly, और प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन ऐसे तो मैंने समझा दिया है आपको, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली we will take this topic tomorrow in the morning. कल आपकी मॉर्निंग में क्लास लगी है ना? Yes ma'am. अभी तक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए ना सारे? Yes, Yes ma'am. ma'am. Very good. So I just request you leave. Thank you for today. Thank you, ma'am. Bye, Thank ma'am. you. Thank you Bye ma'am. bye. थैंक यू मैम, बाय मैम। Bye बच्चों।